हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय ऑनलाइन क्लास 6 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज, लेसन 20 कहानी लेखन। बच्चों, आज मैं हिंदी भाषा में आपको पाठ 20 में कहानी लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी लेखन की मैं आपको परिभाषा बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको मैं दो कहानियां आज बताऊंगी। पहला चतुर कौवा और दूसरा बंदर की बुद्धिमानी। इन कहानियों को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है आपका कहानी की परिभाषा। क्या है परिभाषा? किसी घटना विशेष को आकर्षक ढंग से क्रमवार कहने या लिखने की कला को कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी घटना विशेष को आकर्षक ढंग से क्रमवार कहने या लिखने की कला को कहानी कहते हैं। कहानियों का लेखन दो प्रकार से किया जाता है। कहानियों का लेखन दो प्रकार से किया जाता है। पहला संकेतों के आधार पर और दूसरा स्मरण के आधार पर। संकेतों के आधार पर कहानी लिखने हेतु कुछ संकेत दिए जाते हैं, जिससे लेखक को पल बाद कहानी का स्मरण हो जाता है। उसके आधार पर स्मरण करके वह संपूर्ण कहानी को लिखता है। दूसरा बिंदु, स्मरण शक्ति के आधार पर कहानी का लेखन किसी सुनी गई पढ़ी गई कहानी को पूर्ण रूप से स्मरण करके अपने शब्दों में लिखा जाता है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें। पहला, कहानी की भाषा स्पष्ट, सरल, रोचक एवं मुहावरेदार होनी चाहिए। दूसरा, कहानी की घटनाएं क्रमानुसार लिखनी चाहिए। तीसरा, कहानी का आरंभ एवं अंत आकर्षक होना चाहिए। पुनः देखिए, कहानी लिखते समय किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए? पहला, कहानी की भाषा स्पष्ट, सरल, रोचक एवं मुहावरेदार होनी चाहिए। दूसरा, कहानी की घटनाएं क्रमानुसार लिखनी चाहिए। तीसरा, कहानी का आरंभ एवं अंत आकर्षक होना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम पहली कहानी को सुनाते हैं। पहली कहानी क्या है? चतुर कौवा। तो एक समय की बात है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। जंगल में एक कौवा उड़ता हुआ आया। उसे बहुत प्यास लग रही थी। पानी की तलाश में वह इधर उधर उड़ रहा था। आखिर में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए घड़े के पास पहुंचा। घड़े में पानी बहुत कम था। उसने अपनी चोंच घड़े में डाली, पर चोंच घड़े में नहीं पहुंच सकी। उसने बहुत सोच विचार किया, तभी उसे एक उपाय सूझा। उसके आसपास बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे। कौवे ने एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए। कंकड़ पत्थर डालने से घड़े का पानी ऊपर आ गया। इस प्रकार उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कांव कांव करता हुआ कौवा उड़ गया। तो इससे बच्चों क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि एवं चतुराई से समस्या हल हो सकती है। अर्थात समस्या को देखकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उसके साथ उस समस्या से उभरने के लिए उसे बुद्धिमानी से विचार विमर्श करके कार्य करना चाहिए। तो उससे क्या हुआ? देखिए, चतुर कौवे ने क्या किया? उसको बहुत जोर से प्यास लगी, लेकिन कुएं जो घड़ा रखा था उसमें पानी कम था, जिससे उसकी चोंच उस तक पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो उस घड़े में उसने कंकड़ पत्थर डाले, जिससे वह पानी ऊपर आया
और उस पानी से उस कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और वह चला गया। इसके बाद दूसरी कहानी है बच्चों बंदर की बुद्धिमानी। तो बच्चों इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह बंदर रोजाना जामुन खाता था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह बंदर को जामुन खाते देखता और सोचता कि मैं भी जामुन खा पाता। मगरमच्छ ने बंदर से मित्रता कर ली। वह और बंदर रोजाना बातें करते थे। बंदर मगरमच्छ को खाने के लिए पेड़ से जामुन डाल देता था। मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ जामुन ले जाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारा मित्र बंदर जो रोजाना जामुन खाता है वह कितने मीठे होते हैं। जामुन खाने के कारण उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। मुझे तुम बंदर का दिल लाकर दो। मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने बहुत मना किया पर उसकी पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। निराश होकर मगरमच्छ नदी के किनारे आया। उसने बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच में मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा गया लेकिन उसने बुद्धि से काम किया। उसने मगरमच्छ से कहा कि यह तो तुम्हें पहले बताना चाहिए। उसने कहा मैं तो अपना दिल पेड़ के कोटर में रखता हूँ। तुम मुझे पेड़ के पास लेकर चलो, मैं अपना दिल लाऊंगा। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को किनारे ले आया। बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ से कहा क्या दिल पेड़ के कोटर में रखे होते हैं? तुमने हमारी मित्रता को तोड़ दिया। इस तरह बंदर ने मगरमच्छ से अपनी जान बचाई। तो इससे बच्चों इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए तथा बुद्धि से काम लेना चाहिए। अर्थात आपने दो कहानी सुनी और दोनों कहानियों में क्या बताया जा रहा है? बुद्धिमानी। कौवा की कहानी जो आपने सुनी तो चतुर कौवा उसने क्या किया? प्यास लगने पर घड़े में उसने कंकड़ पत्थर डाले जिससे उसने अपनी प्यास बुझाई। और दूसरी कहानी बंदर की बुद्धिमानी, उसमें आपको क्या शिक्षा मिली कि जिस प्रकार से बंदर ने मगरमच्छ से अपने जान बचाने के लिए उसने क्या कहा कि मैं अपना दिल पेड़ के कोटरे में रख आया हूँ। तो मगरमच्छ मूर्ख था, उसको किनारे ले गया और बंदर को उसने क्या कहा? जाओ अपना दिल लेकर के आओ। वह अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया और उसने मगरमच्छ से कहा कि क्या कोई दिल अपना पेड़ के कोटरे में रखता है? नहीं। तो उसने क्या कहा कि बुद्धिमानी, अर्थात इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी बच सकता है। संयम से और हमको शांति पूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हुए बुद्धिमानी से उनसे बचने का मार्ग ढूंढना चाहिए। तो बच्चों आज आपने दोनों कहानियां पढ़ी तथा कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपने पढ़ा। इसके साथ अब आप अपनी नोटबुक में चतुर कौवा और बंदर की बुद्धिमानी दोनों कहानियों को शुद्ध, स्पष्ट व स्वच्छ लिखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.7 यानी इस चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है, इसका अध्ययन करेंगे। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 15 प्लस 24। 15 प्लस 24 डिवाइड 3 और -1 इंटू 6 -1 इंटू 6। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व करने का सिस्टम होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर गुणा सॉल्व करते हैं, फिर भाग को सॉल्व करते हैं और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना और घटाना यानी आप का भी इस्तेमाल करते हैं। आपका मतलब क्या होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई और ये डिवीजन भी सॉल्व कर दें तो बराबर 15 को तो ऐसे लिख दिया और प्लस 3 से भाग दे दें 24 को, तो 3 अट्ठे 24 और माइनस गुणा कर देंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। प्लस प्लस वालों को जोड़ दें और माइनस वालों को घटा दें, यानी समान चिन्हों को जोड़ दें और असमान चिन्ह को घटा दें। तो 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 8 23 -6। अब चूंकि 23 धनात्मक हो गई और 6 ऋणात्मक हो गई तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए ये घट जाएंगे। तो 23 में 6 घटाएंगे तो 17 बच जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 25 -25 और प्लस 14 और डिवाइड ब्रैकेट 5 - 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बराबर -25 प्लस 14 और भाग का चिन्ह लगाया। 5 में से 3 को घटा दिया क्योंकि 5 धनात्मक है और 3 ऋणात्मक है। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, समान असमान चिन्ह, इसलिए घट जाएंगे और 2 आ गया। लेकिन चूंकि 5 बड़ा है तो 5 का ही चिन्ह आएगा, यानी ये संख्या धनात्मक होगी। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब भाग सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग 14 में देंगे तो हो जाएगा -25 और प्लस 2 से भाग देंगे 14 में तो 2 सत्ते 14, प्लस का 7 आ गया। अब माइनस का 25 है और प्लस का 7 है, दोनों असमान चिन्ह हैं, इसलिए ये घट जाएंगे और घटने के बाद 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। लेकिन 25 चूंकि बड़ी संख्या है इसलिए माइनस का 18 बचेगा और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 14 यानी 14 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस मंझला ब्रैकेट 8 फिर भाग छोटा ब्रैकेट 5 -3 5 - 3 गुणा 2 प्लस 3
3 छोटा ब्रैकेट बंद, महिला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को। तो 14 और प्लस इस ब्रैकेट को ऐसे लगा दिया, 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 8, फिर डिवाइड ब्रैकेट 3 दूनी 6, यानी पहले गुणा हल करेंगे तो 5 माइनस 6 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 में से 6 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ब्रैकेट अब हटा देंगे तो 14 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 8 डिवाइड 5 3 8 में से 6 कम कर देंगे तो 2 बच जाएगा और ये प्लस का बचेगा, ये कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। 2 का भाग अब इसमें दे दें, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर, हो गया 14 और प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार गया तो 4 यहाँ लिख देंगे और बड़ा ब्रैकेट, फिर बराबर 14 और प्लस 3 और 4 7 हो गया, ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे और बराबर ये 21 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए इसको। पहले हमने इनर ब्रैकेट अंदर यानी छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर किया। इसमें 3 और गुणा 2 है तो सबसे पहले इनका गुणा कर दिया तो 6 हो गया, 5 जैसा था 3 जैसा था वैसे ही। अब ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो गया और माइनस का 6 है तो ये घट जाएंगे तो 2 बच गया। बाकी सब ऐसे लिखा है। अब 2 का भाग 8 में दे देंगे तो 4 बार गया, 4 लिख देंगे और 3 बाहर लिखा है प्लस में लिख देंगे और अब इनको भी जोड़ देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो 14 प्लस 7 बराबर 21। ये आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 और फिर है माइनस 12 भाग 6 माइनस 12 भाग ब्रैकेट 5 प्लस 9 गुणा 2 5 प्लस 9 गुणा 2 माइनस 19 छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। एक बार फिर से चेक कर ले। 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस 12 भाग ब्रैकेट 5 प्लस 9 गुणा 2 माइनस 19 होना चाहिए, 10 लिखा है। ठीक, सॉल्व करते हैं तो 7 जैसा लिखा है अभी बाहर लिख देंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 6 माइनस 12 भाग ब्रैकेट अभी लगाएंगे 5 प्लस 9 दूनी 18 और माइनस 19। अब इसमें ब्रैकेट के अंदर धनात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे और माइनस वालों को घटा देंगे तो 7 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 12 भाग 15 8 5 13 यानी 18 प्लस 5 23 हो गया। 23 में से 19 को घटा देंगे तो 4 बच गया, प्लस का बच गया है 4। अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट ओपन हो गया। 7 माइनस ब्रैकेट 6 4 का भाग दे देंगे तो 4 तिहाई 12 माइनस का 3 हो गया और ब्रैकेट बंद। 7 माइनस इसको घटा देंगे तो फिर से एक बार ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस का 3 हो माइनस का 3 हो प्लस का 3 हो गया। और अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा तो 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5
अब ये 5 आप सभी कर सकते हैं बड़े आसानी से, चूंकि उसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 2550 माइनस ब्रैकेट 516 माइनस 270, 516 माइनस 270 माइनस ब्रैकेट 90 माइनस 80 और -70 ब्रैकेट 1 और ये ब्रैकेट। तो इसको फिलहाल ऐसे लिखेंगे 2550 माइनस ब्रैकेट 516 माइनस 270 और माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस वालों को जोड़ लें। चाहे तो हम ब्रैकेट अभी ओपन कर दें, अंदर के चिन्ह बदल दें, तो चलो, लेकिन हम घटा देते हैं इसमें। ये हो गया 150, 8 7 15, 150 हो गया। 80 + 70 90 घटाएंगे तो 60 बच गया। ब्रैकेट माइनस का 60 हो गया। तो 2550 और माइनस ब्रैकेट 516 माइनस 270 और प्लस 60 हो गया है। प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे और माइनस वाली को घटा देंगे, तो 2550 माइनस ब्रैकेट इसको जोड़ देंगे तो 6 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, 5 हो गया, 576 माइनस 270, 2550 माइनस ब्रैकेट घटा देंगे, 6 बचेगा, 7 में 7 कम करेंगे 0 रह जाएगा, और 5 में 2 कम करेंगे तो 3 रह जाएगा, 306 हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2550 माइनस, अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया, तो 306। 2550 में से 306 को घटा देंगे तो 10 में 6 कम करेंगे तो 4, यहाँ कितना रहेगा 4 लिख दिया, 4 में 0 कम हो गया, 5 में 3 कम करेंगे तो 2 हो गया, और 2 ऐसे ही बना रहा। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज भी आपकी 3.7 कंप्लीट हो गई, और ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया आपका। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। थैंक यू। Hello class, welcome to you शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछली वीडियो के माध्यम से चैप्टर 5 जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या थे? तो हमारे भारत में मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था कि हमारे भारत में प्रमुख 8 धर्म 8 धर्मों के लोग रहते हैं। 8 धर्मों में से पिछले वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएं थी? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अंडरस्टैंड? बौद्ध धर्म की स्थापना यानी बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिल वस्तु के निकट है। गौतम बुद्ध बचपन से ही एक विचारशील बालक थे। माता पिता ने अपने बच्चे को यानी अपने बालक को इतना विचारशील और शांत देखकर उन्होंने उनकी अगली एज प्रारंभिक एज में ही उनका विवाह एक राजकुमारी यशोधरा के साथ कराया था। यशोधरा से विवाह के बाद गौतम बुद्ध के एक पुत्र जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, इसलिए वह अपना घर छोड़कर जंगल चले गए थे। उनका मन था या उन्हें विश्वास था कि जीवन में कठिनाइयां क्या है, जीवन में स्ट्रगल क्या है,
इस बात की खोज करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक तलाश की और कई वर्षों तक तलाश करने के बाद उन्होंने बोध गया में पीपल के नीचे बैठकर इस बात की जानकारी या इस चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू की थी। 45 दिन तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में लोगों को अपना उपदेश दिया था। उपदेश देने के माध्यम उनका जो माध्यम था वो भाषा पाली, उन्होंने पाली भाषा प्रयोग की थी जिससे सभी लोग आसानी से समझ सके। माने पाली भाषा जो सरल भाषा थी, सरल भाषा में उपदेश देने का उद्देश्य केवल लोगों को अच्छी तरह से अपनी उपदेश को समझाने के लिए था। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बुद्ध शिक्षा, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, गौतम बुद्ध ने लोगों को क्या शिक्षा दी। गौतम बुद्ध का उद्देश्य था लोगों को कठिनाइयों से मुक्त कराना, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने जो 3 दृश्य देखे थे, उन दृश्यों को देखकर वह लोगों की परेशानियां या लोगों की कठिनाइयों से बहुत अधिक व्याकुल थे। इन कठिनाइयों से उबरने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को 4 शिक्षाएं दी थी। जो क्या है? गौतम बुद्ध की 4 शिक्षाएं, माने गौतम बुद्ध की 4 शिक्षाएं जो क्या है? महान सत्य पर आधारित है। जो शिक्षाएं जो थी वो क्या थी? महान सत्य है, माने जिन्हें सत्य के रूप में या सत्य ही माना जाता है। पहली शिक्षा उनकी क्या थी कि मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं। माने उन्होंने देखा था, उन्होंने एक वृद्ध और एक बीमार व्यक्ति को देखा था। बीमार व्यक्ति को देखने के बाद उनका हृदय जो था वो व्याकुल हो गया था। बीमार व्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने एक बूढ़े माने वृद्ध व्यक्ति को देखा था। बीमार वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, जिससे उन्होंने अपने सेवक से चन्ना से प्रश्न किया था कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा था ये मृत्यु है जो मनुष्य को आती है और मनुष्य का अंतिम चरण यही है जो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो उन कठिनाइयों तो सबसे पहला जो उनकी शिक्षा थी कि मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं या इस संसार में मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था कठिनाइयों के कारण, माने जो भी मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां हैं उनका सबसे बड़ा जो कारण है वो इच्छाएं हैं। मनुष्य में क्या है? इच्छाएं हैं, और इच्छाओं की सीमा नहीं है। इच्छाएं कैसी है? मनुष्य में असीमित इच्छाओं के कारण मनुष्य में कई तरह की परेशानियां या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये क्या था? बुद्ध का सेकंड पॉइंट था। माने बुद्ध का सबसे पहला जो पॉइंट था वो था अनेक कठिनाइयां संसार में मानव जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं। दूसरा क्या था? कठिनाइयों का जो कारण है, रीजन। अब उन्होंने ये सर्च किया था, इस बात की खोज की थी कि कठिनाइयां है क्यों, परेशानी है क्यों। तो इन परेशानियों या कठिनाइयों का कारण जो है वो क्या है? हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि मनुष्य में क्या है? असीमित इच्छाएं पाई जाती है। अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट है कि इनको समाप्त करने के लिए, माने जो हमारे अंदर क्या है? इच्छाएं हैं, कठिनाइयां हैं, इन इच्छाओं और कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उन्होंने 8 गुणों का अनुसरण करने का उपदेश दिया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि हम इन 8 गुणों का अनुसरण करेंगे तो मनुष्य इन कठिनाइयों और परेशानियों से बाहर आ सकता है। वो 8 कठिनाइयां क्या थी? सबसे पहली बात सही समझ। अगर हमारे अंदर सही समझ है, क्या गलत है क्या सही है, तो भी हम अपनी कठिनाइयों से उबर सकते हैं। नेक्स्ट, सही विश्वास। माने आप देखेंगे कुछ लोगों को अपने या किसी चीज पर विश्वास ना होके अदर चीजों पर विश्वास होता है। तो दूसरा उनका जो पॉइंट था, दूसरा जो उन्होंने गुण बताया था वो क्या होना चाहिए? सही विश्वास। माने हमारे अंदर सबसे पहली बात सही समझ, सही विश्वास, सही भाषण। माने हमें हमेशा जीवन में सत्य बोलना चाहिए। सही भाषण भी हमें कई परेशानियों या कठिनाइयों से मुक्त कर सकता है। सही कार्यवाही माने कार्य जो भी हम करते हैं या कार्य जो करने का हमारा जो तरीका हम प्राप्त कर रहे हैं वो कैसा हो?
ईश्वर या किसी भी चीज का हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भी कैसा सही होना चाहिए। तो सही समझ, सही विश्वास, सही भाषण, सही कार्यवाही, सही प्रयास, सही ध्यान, सही जीवन जीने का तरीका, यानी जो हम जीवन जीने का तरीका हमने अपने जीवन में बना रखा है या जिस तरह से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं वो किस तरह का है। तो सबसे जो सातवां गुण है वो क्या है, सही जीवन जीने का तरीका, माने जो हमारा वे है जीने का, जो हमारा तरीका है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सही व्यवहार। सही व्यवहार, यदि हम दूसरों के साथ व्यवहार सही करेंगे तो हमें कई कठिनाइयों या मुश्किलों से छुटकारा मिल सकता है। तो नाउ स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि मैंने आज आपको बुद्ध शिक्षा माने बुद्ध की 4 शिक्षाएं थी जो क्या है, मान सत्य पर आधारित है। पहला क्या है, अनेक कठिनाइयां, मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का कारण उन्होंने बताया था। कठिनाइयों का कारण क्या है, हमारी असीमित इच्छाएं हैं। असीमित इच्छाओं के बाद इन्हें समाप्त करने के लिए 8 गुणों माने हमें किन 8 गुणों का अनुसरण करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म माने बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म के माध्यम से उन्होंने कई ऐसे शिक्षाएं दी जिससे लोगों का जीवन जो है वो कई कठिनाइयों और परेशानियों से उबर सके। अब हम आपसे बात करते हैं दूसरे जैन धर्म। जैन धर्म जो हमारा था वो क्या है, जैन धर्म माने जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, वर्धमान महावीर। माने जैन धर्म की स्थापना संस्थापक वर्धमान महावीर ने की थी। माने जैन धर्म की स्थापना, जैसे बौद्ध धर्म में हमको पढ़ा तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, बल्कि जैन धर्म की स्थापना वर्धमान महावीर ने की थी। जैन धर्म माने महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलवन नगर में हुआ था। माने महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलवन में हुआ था। इस 540 ईसा पूर्व माने माना जाता है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडलवन में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने भी घर छोड़ दिया था। ये उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता चलता है, परंतु 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था क्योंकि उनका मन जो था सांसारिक जीवन से नहीं रहता। 12 वर्षों तक ज्ञान की खोज करते रहे। यानी 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद इन्होंने ज्ञान की खोज करने के लिए पूरे 12 वर्ष बिताए थे और पूर्ण इन्होंने ज्ञान की संरचना की थी। माने इन्होंने 12 वर्ष ज्ञान की खोज करने के बाद इन्होंने पूर्ण ज्ञान की संरचना की थी। इसलिए जैन धर्म जो भी जैन धर्म के अनुयायी थे उन्हें जैन माना जाता है। जैन धर्म के अनुयायी जो भी थे उन्हें जैन कहा जाने लगा या उन्हें जैन माना जाने लगा। इनकी मृत्यु यानी महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगिरी बिहार जो गायब बिहार के पावापुरी शहर में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगिरी बिहार के पावापुरी शहर में हुआ था। अग्नास इन्होंने जो भी अपनी शिक्षाएं दी थी वो शिक्षाएं एक बुक अग्नास में संग्रहित है, जिसमें इतिहास की किताबें पूरी तरह से सुरक्षित है। और जैन धर्म को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था। जैन धर्म मुख्यतः 2 भागों में डिवाइडेड था यानी बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म को दोबारा जैन धर्म जो था वो 2 भागों में डिवाइडेड था। जैन धर्म 2 भागों में डिवाइडेड होने से श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। दिगंबर कौन थे, जो बिना वस्त्र यानी निर्वस्त्र ही रहते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था। इस प्रकार कि जैन धर्म जो था मुख्यतः 2 भागों में डिवाइडेड था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहे जाते थे, दिगंबर जो निर्वस्त्र पहनते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था। आगे उनकी शिक्षाएं महावीर ने क्या शिक्षाएं दी थी, तो सबसे पहले उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति अथवा स्त्री या पुरुष किसी भी विशेष चीज का होना आवश्यक नहीं है।
ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार किसी भी जाति यानी किसी भी जाति, किसी भी पुरुष अथवा किसी भी स्त्री को है। नेक्स्ट उनकी शिक्षा दी कि मोक्ष प्राप्ति करने के 3 स्तंभ हैं। माने मोक्ष हमें कैसे मिल सकता है, हम ईश्वर तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, मोक्ष। माने मोक्ष प्राप्ति के 3 स्तंभ हैं, जिनमें सबसे पहला क्या है, सच्चा विश्वास। इफ मनुष्य में क्या है, सच्चा विश्वास है, तो वो ईश्वर तक पहुंच सकता है या ईश्वर तक उसकी लगन हो सकती है। दूसरा सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान यदि आपको यदि किसी भी को भी सच्चा ज्ञान है तो भी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट सच्चा कर्म, माने सच्ची कर्म करने वाले ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर से उनकी लगन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने यानी महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति करने के 3 स्तंभ बताए हैं, जिनमें क्या है, सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान और सच्चा कर्म। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की तरह, माने गौतम बुद्ध की तरह वे भी क्या थे, शास्त्र पद्धति यानी शास्त्र पद्धति से निराश थे। क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ पिछले समय से क्या था, शास्त्र पद्धति, माने शास्त्र पद्धति जो थी वो पूरी तरह से फैली हुई थी और शास्त्र पद्धति से गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध और हामी दोनों निराश थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया है। मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको अगले टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 6H में कंप्यूटर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 MS वर्ड में उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपके पेज नंबर 13 में यानी कि पेज नंबर 13 में जो एक्सरसाइज है हम लोग उनको करेंगे। सबसे पहले आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जिसमें नंबर फर्स्ट आपका देखिए क्या है। जो नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो आपका ये दिया हुआ है कि MS वर्ड डैश और डैश जैसी MS वर्ड में होगा। ठीक है, MS वर्ड में डैश और डैश जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है MS वर्ड में, एक तो आपको एडिटिंग की सुविधा होती है और उसके अलावा एडिटिंग का मतलब होता है कि अगर हमने जो चीज लिखी है उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा उसमें कौन सी सुविधा होती है, स्पेल चेकिंग की, स्पेलिंग चेक हो सकती है और ग्रामर चेक। तो सबसे पहले तो इसमें क्या सुविधा हो गई आपकी, एडिटिंग की सुविधा होती है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं संपादन सुविधा। ठीक है, संपादन की सुविधा होती है। ठीक है, उसके अलावा संपादन के अलावा इसमें क्या होता है, स्पेल चेक और ग्रामर की, स्पेल चेकिंग और ग्रामर चेकिंग की। ठीक है बच्चों, ग्रामर चेकिंग जैसी आपकी सुविधाएं जो है वो इसमें होती है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या है, पूरे दस्तावेज। ये जो बार बार आपका जो दस्तावेज वर्ड आता है, ये क्या है, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पूरा हमने MS वर्ड में जो भी पूरा आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे ये मैंने जो लिखा है इसको दस्तावेज कह सकते हैं, आप ये जो पूरा लिखा है इसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। तो पूरे डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए यानी कि सेलेक्ट करने के लिए एडिट मेन्यू का कौन सा हम लोग कमांड देते हैं, उसमें हम लोग एडिट मेन्यू का कंट्रोल सेलेक्ट ऑल एक होता है। इसके लिए उसमें एक आपका दिया होता है सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल भी हो सकता है, इसको हम लोग इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+A। ठीक है, आपका पर आंसर आपको सेलेक्ट ऑल, क्योंकि उसमें Ctrl+A एडिट मेन्यू में नहीं दिया होता है, मैं इसकी सब आपको शॉर्टकट की बता रही हूँ, पर आपका रियल में आंसर होगा सेलेक्ट ऑल। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आपका है डैश बटन को क्लिक करने से डिफॉल्ट प्रिंटर पर छपाई प्रारंभ हो जाती है। यानी कि प्रिंटिंग के लिए जो है वो आपका कौन सा कमांड है, प्रिंट कमांड है। ये सबको क्लियर हो गया कि प्रिंट कमांड के द्वारा प्रिंट बटन पे हम लोग जैसे ही प्रिंटिंग क्लिक करेंगे, अपने आप ही जो भी प्रिंटर है वो प्रिंटिंग, जो भी डिफॉल्ट उसका जो प्रिंटर है वो प्रिंटिंग जो है वो शुरू कर देगा। उसके बाद मुख्य टॉगल बटन आपके कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका होता है बोल्ड। ये टॉगल बटन का मतलब पता क्या होता है आपका, जैसे आपका ऑन ऑफ, जैसे हम लोग एक कोई
होते हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आप दबा, जैसे इसको प्रेस करेंगे पहली बार तो आपको ऐसा फील होगा कि वो बटन जैसा था जो कि दब गया। दोबारा करेंगे तो फिर आपको लगेगा जो दबा हुआ बटन था वापस आ गया। तो यानी कि ये ऑन ऑफ बटन की तरह, ठीक है। पहला है बोल्ड, फिर है आपका इटैलिक जो कि किसी भी अक्षर को या जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको तिरछा दिखाता है, और यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। इसके अलावा और भी आपके होते हैं बुलेट्स होते हैं। बुलेट्स भी आपका टॉगल में ही आता है। बुलेट्स को टॉगल में इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि बुलेट्स अगर बटन एक बार आपने बंद किया तो बुलेट्स आ जाते हैं, और दोबारा अगर हमने उसी बटन पे क्लिक करते हैं तो बुलेट्स जो हमारे आ गए होते हैं वो वापस जो है वो वापस फिर से बंद हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं बुलेट लिस्ट। इस तरह से 4 आपके टॉगल बटन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड बुलेट लिस्ट। उसके बाद अब आपका आता है एमएस वर्ड में आपके टूल बार में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपका एमएस वर्ड में जो टूल बार है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका था फाइल, फिर है आपका एडिट, फिर आपका है व्यू, और उसके बाद आपका दिया है इंसर्ट। इस तरह से दीज आर द इम्पॉर्टेंट टूल बार, ठीक है। आप कैसे तो उसमें बहुत सारे हेल्प होता है, विंडो होता है, और भी बहुत सारे टूल बार्स हैं, पर मेन आपका क्या है फाइल, एडिट, व्यू और इंसर्ट, ये आपके इम्पॉर्टेंट टूल बार है। तो इस तरह से बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका है सही और गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो सही है उसके लिए ट्रू या ऐसा टिक लगाइए सही का, और अगर जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखिए या क्रॉस लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग व ग्रामर की जांच की जा सकती है। ये सबको अभी हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में ही सबसे पहले देखा था। तो ये आपका क्या है, इसको आप ट्रू लिखो या टिक का निशान लगाओ, जैसी आपकी मर्जी। हम लोग यहाँ पे चूंकि कहा गया है सही का निशान तो हम टिक लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है वो आपका क्या है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जाती है, ट्रू है। दूसरा क्या है कि प्रारंभ में डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट XYZ होता है, ये गलत है। प्रारंभ में जब हम लोग कोई नाम नहीं देते हैं तो डॉक्यूमेंट का नाम जो होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, दिस इज फॉल्स, ये गलत है। ऐसे ही अब आपका तीसरा आता है मेन्यू बार जो होता है वो टाइटल बार के ठीक ऊपर होता है। ये आपका सही है कि गलत है, मेन्यू बार टाइटल बार के ऊपर होता है कि ठीक ऊपर। सबसे पहले आपका क्या होता है, टाइटल बार आता है, फिर आपका मेन्यू बार। तो मेन्यू बार इन्होंने लिखा है कहाँ होता है, टाइटल बार के भी ऊपर होता है। तो टाइटल बार के ऊपर नहीं होता है, मेन्यू बार आपका नीचे होता है, फिर आपका टाइटल बार। सबसे पहले आपका टाइटल बार ही होता है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द फॉल्स, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह से अब आपका दिया है कि आपका एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को संपादित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को जो संपादित का मतलब मैंने बताया था एडिटिंग करने की सुविधा नहीं है। ये तो हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स ही है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के संपादित करने की सुविधा होती है, यानी कि ये भी आपका फॉल्स है। ये जो इन्होंने दिया है कि ये ट्रू, ऐसा नहीं है, आप इसको क्रॉस लगाइए, ये आपका ठीक। उसके बाद आपका फिर आपका दिया हुआ है 5th क्वेश्चन, अगर किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित नहीं किया जाता है तो वो केवल मुख्य मेमोरी में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट, आपने कोई फाइल अपनी सेव नहीं करी है तो वो कहाँ रहेगी, वो मेन मेमोरी में रहेगी। यानी कि वो जो स्क्रीन पे दिखा, मैंने पहले भी आपको शायद एक बार बताया था कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है वो आपका मेन मेमोरी ही होती है, ठीक है। तो आपका क्या है, वो मेन मेमोरी में स्टोर रहता है। तो ये आपका ट्रू है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि आज आपका फिल इन द ब्लैंक्स और आपका जो है ट्रू फॉल्स आज हम लोगों ने करे। एक्सरसाइज में जो बाकी चीजें दी हुई है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।